नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि ऑटो सेक्टर्स में तेज़ी बन रही है। मतलब इसमें एक के बाद एक शेयर्स में हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसी वजह से एक और शेयर जो कि ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है, उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि लगातार 4-5 वीडियोस में मैंने सिर्फ ऑटो सेक्टर के ही शेयर्स का जिक्र क्यों किया। अगर ये सवाल नहीं भी उठता तो मन में उठना चाहिए, क्योंकि जब तक सवाल मन में नहीं उठेंगे आप सीखेंगे भी नहीं। तो इसके पीछे का एकमात्र कारण यही है कि शेयर मार्केट में जिस तरफ की हवा चल रही है, हमें वही उधर की तरफ मुड़ जाना है। मतलब जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि जो प्राइस में मूवमेंट आता है वो ना तो आपके ख़रीदने से आता है और ना मेरे ख़रीदने से आता है। प्राइस में मूवमेंट तभी आता है जब वहाँ पर बड़ा पैसा, मतलब कि संस्थाओं का खरीदी बिकवाली हो तब। मतलब यदि संस्थाएं खरीदती हैं तो प्राइस में हमको बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और जब संस्थाएं बेचती हैं तो हमको प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैंने ऑटो सेक्टर्स में आपके साथ ये वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटो सेक्टर में तेज़ी बनने का अर्थात यही है कि जो पैसा है वो इसी सेक्टर में आ रहा है। प्लस जो ये शेयर है ऑटोमोटिव एक्सेल्स, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि पैसा इन्हीं के पास आ रहा है, ये सब सेक्टर में, यानी इसी सब शेयर में पैसा आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चार्ट है ऑटोमोटिव एक्सेल्स का, जो कि ऑटो सेक्टर का ही एक शेयर है। फरवरी 2018 में इसका टॉप बनने के बाद इसमें लगातार एक गिरावट देखने को मिली, और कोरोना क्राइसिस में इसका भी उसी तरह हाल हुआ जैसा कि अन्य शेयर्स का भी हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें उसी तरह से रिकवरी भी आई और इसमें एक ब्रेकआउट भी आया। आपने यहाँ एक गौर किया होगा कि जब भी यहाँ पर चाहे ये वाला ब्रेकआउट हो इस लेवल का, एक वॉल्यूम देखने को मिला, उसके बाद ये वाला चाहे ब्रेकआउट हो इस लेवल पर, उसके पहले भी एक वॉल्यूम देखने को मिला, और चाहे इसका लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट हो इस लेवल पर, यहाँ पर भी एक वॉल्यूम देखने को मिला। अर्थात जब भी एक वॉल्यूम जो कि बाइंग तरफ जाता है, हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो प्राइस है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम मैनिपुलेट नहीं होता। बिकॉज जैसा कि हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे फुटप्रिंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स उस कार्य की ओर हमको शो करता है कि हाँ फला व्यक्ति ने ये कार्य किया। उसी प्रकार जो वॉल्यूम्स होते हैं वो भी एक तरीके से संस्थाओं के फुटप्रिंट का ही काम करते हैं। बिकॉज जब वो बाई करते हैं तो हमको रेड बार बनती हुई दिखती है, और जब वहाँ पे वो सेल करते हैं तो हमको इस तरीके की ग्रीन बार, माफ़ कीजिएगा, बाई करने पर ग्रीन बार बनती हुई दिखती है एंड सेल करने पर रेड बार बनती हुई हमको दिखती है। तो आप देख सकते हैं कि जब जब इसमें एक ब्रेकआउट वॉल्यूम दर्ज हुआ उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, और यहाँ पर भी सबसे हाई वॉल्यूम इस कैंडल पर ही हमको बनता हुआ दिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न क्रिएट हुआ, जो इसके लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है, क्योंकि इस तरह जो पैटर्न जब क्रिएट होता है तो उसमें एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, मतलब कि बड़ी क्वांटिटी में बाइंग होती है, ठीक है, धीरे धीरे करके, जिसकी वजह से फिर पब्लिक के पास से सब शेयर्स निकल के संस्थाओं के पास चले जाते हैं, और इसका मार्केट में शेयर से कमी होने की वजह से इनके दाम में बढ़ोतरी हमको देखने को मिलती है। और आप यदि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आपको यहाँ पर प्राइस में तो ब्रेकआउट देखने को मिल ही रहा है, यदि आप ध्यान दें तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मतलब प्राइस का तो प्राइस में ब्रेकआउट आया ही है, जिसके लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं 180 रुपये का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट आता हुआ हमको दिख रहा है। दूसरी बात, अगर हम इसकी बाइंग जोन की बात करें तो हम इसको बाइंग कहाँ करना चाहेंगे। जैसे कि इसका ब्रेकआउट लेवल था, माफ़ कीजिएगा, 1780 रुपये का, ठीक। अब ये क्लोजिंग इसकी कहाँ पर आई है, क्लोजिंग आते आते 1900 का पार कर गया है, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक रिवर्सल का इंतज़ार करेंगे कि जब प्राइस रिट्रेस करेगा, वापस से इन्हीं लेवल्स के आसपास आएगा तो हम यहाँ पर बाई करने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा एकमात्र बस इसलिए कि आप कोई चीज़ यहाँ पर शो कर दें।
यदि आप यहाँ पे आप ठीक बाई करते हैं एग्जैक्ट इसी लेवल पर, तो आप देख सकते हैं कि आप ब्रेकआउट लेवल से ऑलरेडी 8% ऊपर बाई कर रहे हैं। और उसके बाद यदि हम इसके प्रीवियस सपोर्ट अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 25% का। इसीलिए हम प्राइस के रिट्रेस होने का वेट करेंगे, और रिट्रेस होते हुए जब प्राइस इसी लेवल के आसपास आ जाएगा तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो घट के 20% का हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसके सेंटर तक हम बाई कर लें, अगर प्राइस यहाँ तक आता है तब हम उसी सेंटर तक बाई करेंगे, तो जो हमारा स्टॉप लॉस है एंड रिस्क मैनेजमेंट है वो हमारा और बेहतरीन होता चला जाएगा। इसलिए हम इसको होल्ड करने मतलब कि रिट्रेस करने का वेट करेंगे। ठीक, और वैसे भी जब ये वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट्स आते हैं तो वो ब्रेकआउट्स तुरंत फटाफट ऊपर भागते जाएं, ऐसा नहीं होता। बिकॉज वैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग, यदि आप यहाँ बाई भी कर लेंगे हो सकता है ये शेयर 6 महीने साल भर तक इसी लेवल पर टिका रहे, इससे ऊपर भागे ही ना। इससे क्या होगा, आपके अंदर इरिटेशन होगा, आप इसको बेच के निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें जो पेशेंस का लेवल है वो बहुत निचले स्तर का होता है, वो ज़्यादा तक किसी शेयर को होल्ड नहीं कर पाते। और यही संस्थाओं के लिए पॉजिटिव बात है कि वो किसी शेयर को 5-5 10 साल तक होल्ड करते हैं, जब तक उसमें तेज़ी बनी हुई है वो बने रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उसमें टारगेट क्या होगा, ये टारगेट क्या होता है। जितने ही बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया सर, ये सब कहते हैं व्हाट आर ब्लडी टारगेट्स। टारगेट कुछ नहीं होता, जब तक स्टॉक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है आप उसको होल्ड करिए, क्योंकि यही सब स्टॉक मल्टी बैगर होते हैं। ठीक है, यदि राकेश झुनझुनवाला 1999 में ख़रीदा हुआ टाइटन 1999 में ख़रीदा हुआ टाइटन जो कि उनको कितने में मिला था, 4 रुपये में, वो क्यों आज तक उसको होल्ड करते आ रहे हैं। उनकी 1 लाख की जो कैपिटल है आज 4 करोड़ से भी ऊपर की हो गई है, लेकिन उसी प्रकार से समय भी लगा है। तो क्या आप ये 20 साल दे सकते हैं किसी स्टॉक को कि लॉन्ग टर्म में बनता हुआ, अगर वो फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है तो उसको आप 20 साल का समय दे सकते हैं? ये भी अपने आप से पूछिएगा, तब जाके आप कोई स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रिट्रेस होने का प्रयास किया जाएगा, और रिट्रेस होने के बाद जब हमको वापस से मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर बाई के लिए सोचेंगे। अब यदि हम स्टॉप लॉस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म जो कि इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करता हुआ आया है स्टॉक, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं लाइन चार्ट का। यदि आप लाइन चार्ट को देखें तो लॉन्ग टर्म इसी ट्रेंड लाइन को होल्ड करता हुआ आ रहा है। यदि ये पुनः इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाए, लमसम 1600 के लमसम, तो एक अच्छा खासा हमको बाइंग जोन मिलेगा। और बात रहेगी स्टॉप लॉस की, जैसा मैंने अपने लिए बताया है कि आप फीबो रिट्रेसमेंट का उपयोग कर सकते हैं। फीबो रिट्रेसमेंट लगा के यदि हम स्टॉप लॉस देखें तो एकदम एग्जैक्ट जो कि चार्ट भी हमको बता रहा है, स्टॉप लॉस 1400 का हम रख सकते हैं, क्योंकि इसके अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो जो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अपना स्टॉप लॉस हम 1400 पे रख सकते हैं, और बाइंग जोन हमारी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि कैसे भी किसी स्टॉक को फॉर द इन्वेस्टिंग पर्पस हम निवेश के लिए उठाते हैं, यही आपके साथ यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। तो ये होगा इसकी टेक्निकल एनालिसिस। अब बात इसके फंडामेंटल पे, तब इसका फंडामेंटल बताएं तो ये एक स्मॉल कैप शेयर है जो कि 3000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, और मेन हम शेयर होल्डिंग पैटर्न ही फोकस करते हैं, जो कि मैं अपने लिए खुद पर्सनली देखता हूँ। बिकॉज शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको ये बताता है कि इस पार्टिकुलर शेयर में किसका किसका इंटरेस्ट है। यदि आप यहाँ पर देखें तो प्रोमोटर 70% शेयर प्रोमोटर ही होल्ड करके बैठे हैं, 13% म्यूचुअल फंड, 1.5 से 2% तक FIIs एंड DIs होल्ड करके बैठे हैं। मतलब 85 से 90% जो शेयर है वो मजबूत हाथों में हैं। मतलब कि शेयर जो है वो फंडामेंटली एंड टेक्निकली हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। माना कि स्मॉल कैप है, ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी ही आगे चल के लार्ज मिड कैप फिर लार्ज कैप बनती है। ऐसा नहीं कि जो मार्केट में कंपनीज आती हैं वो लार्ज कैप ही होती हैं, पहले वो नैनो कैप, फिर स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, आज फिर लार्ज कैप। चाहे वो टाइटन हो, चाहे MRF हो, ये सभी शेयर्स कभी ना कभी एक स्मॉल कैप कंपनीज होते थे। ठीक है, आज से 20 साल 25 साल पहले ये सब स्मॉल कैप्स में आते थे।
तो आप यदि आपके लाइफ में 4-5 शेयर भी ऐसे निकल गए जो कि स्मॉल कैप से आपने बाई किया और वो बढ़ते बढ़ते लार्ज कैप बन गए, तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है कहीं से कहीं हो जाएगा, आप वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस बात है कि पेशेंस की और ठीक से नॉलेज की। ये नहीं कि हम पेनी स्टॉक को होल्ड करे बैठे रहें। ठीक है, सही लेवल पर निकलना भी आना चाहिए और उसे सही लेवल पर ख़रीदना भी आना चाहिए। तो ये थी हमारी एनालिसिस। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।